10 नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी से पंगा लिया और अपना करियर बर्बाद कर लिया। शुरुआत होती है नंबर 10 से। के कामराज, तमिलनाडु के वो नेता जिन्हें पूरा देश किंग मेकर कहता था। राजा खुद नहीं बनते लेकिन राजा वही बनता था जैसे ये चुनते थे। 1954 में वो मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने। 9 साल तक राज किया और इतना अच्छा शासन किया कि 1963 में खुद ही सीएम पद छोड़ दिया। कहा पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए बड़े नेता मंत्री पद छोड़ें और संगठन की तरफ लौटें। इसे कामराज प्लान कहते हैं। अब सोचिए, जो खुद अपनी कुर्सी छोड़े वो किसी और से कम कैसे हो सकता था। 1964 में नेहरू जी गए। कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को आगे किया। शास्त्री पीएम बने। 1966 में शास्त्री जी चले गए। इस बार कामराज ने इंदिरा गांधी का नाम लिया। उनकी सोच थी, नेहरू की बेटी है, नई है राजनीति में, हमारे इशारों पर चलेगी। यह उनकी जिंदगी की सबसे महंगी सोच निकली। इंदिरा जी पीएम बनी, धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई और जब उन्हें लगा सिंडिकेट उन्हें कठपुतली बनाना चाहता है तो उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया। 1969 में कांग्रेस में बड़ा टूट हुआ। कामराज सिंडिकेट के साथ कांग्रेस ओ में रहे। इंदिरा ने नई कांग्रेस बनाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया और सीधे गरीब जनता से जुड़ गई। 1971 के चुनाव में इंदिरा की कांग्रेस को 352 सीटें मिली। कांग्रेस को कुल 16 सीटें। पूरे देश में वोट शेयर था 10.4%। जिन कामराज ने दो दो प्रधानमंत्री बनाए, उनकी पार्टी पूरे देश में 16 सीटों पर सिमट गई। 2 अक्टूबर 1975 को कामराज का निधन हो गया। मृत्यु के बाद 1976 में उन्हें भारत रत्न मिला। किस्मत की बात देखिए, पुरस्कार उस सरकार ने दिया जिसे बनाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था। नंबर 9 पर हैं एस निजलिंगप्पा। यह नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन इनकी कहानी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी गलती की कहानी है। निजलिंगप्पा कर्नाटक के बड़े नेता थे। 1956 में और फिर 1962 में वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 1968 में वो पूरी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यानी पार्टी के सबसे ऊपर बैठे आदमी। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए। सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। इंदिरा ने मना किया और बीपी गिरी को समर्थन दिया। बीबी गिरी जीत गए, यानी इंदिरा ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर जीत हासिल की। सिंडिकेट आग बबूला हो गया। फिर निजलिंगप्पा ने वो कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष ने देश की प्रधानमंत्री को पार्टी से बाहर कर दिया। अब सोचिए क्या होगा। क्या इंदिरा घर बैठ गई? बिल्कुल नहीं। इंदिरा ने अपनी नई कांग्रेस बनाई। उनके साथ 220 सांसद चले गए। निजलिंगप्पा के पास बचे सिर्फ 65। और 1971 के चुनाव में इंदिरा की कांग्रेस 352 सीटें, निजलिंगप्पा की कांग्रेस 16 सीटें। जिस आदमी ने उन्हें निकाला वो खुद राजनीतिक रूप से खत्म हो गया। और सबसे बड़ी विडंबना, निजलिंगप्पा ने जो यह सोचा था कि इंदिरा गांधी को निकालने से पार्टी बचेगी, उसका उल्टा हुआ। इंदिरा गई नहीं, पार्टी गई। इसे कहते हैं तलवार उठाई थी दुश्मन के लिए, घाव खुद लग गया। नंबर 8 पर हैं एस के पाटिल। इन्हें कहते थे बॉम्बे का बिना ताज का राजा। मुंबई उनकी मुट्ठी में थी। बड़े बड़े उद्योगपति उनसे मिलने की लाइन में खड़े रहते थे। कांग्रेस की मुंबई कमेटी उनके एक इशारे पर चलती थी। पाटिल सिंडिकेट के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक थे। इंदिरा से पंगा लिया और 1971 में पाटिल मुंबई की अपनी सीट से चुनाव लड़े, पूरे भरोसे के साथ। यह तो उनका घर था, यहाँ भला कोई उन्हें कैसे हरा सकता है। इंदिरा की लहर ने यह घर भी नहीं छोड़ा। पाटिल हार गए। बॉम्बे का राजा अपनी ही राजधानी में पराजित हो गया। इसके बाद उनका कोई बड़ा राजनीतिक सफर नहीं रहा। जो सत्ता थी वो चली गई, जो नाम था वो धीरे धीरे फीका पड़ गया। राजनीति में जब तक ताकत है, नाम है, ताकत गई तो नाम भी गया। नंबर 7, अतुल्य घोष। बंगाल में कांग्रेस का नाम लो तो अतुल्य घोष का नाम खुद ब खुद आता था। बंगाल की कांग्रेस उनके बिना अधूरी थी। एआईसीसी के खजांची भी रहे। सिंडिकेट के 4 मुख्य स्तंभ थे, कामराज, निजलिंगप्पा, एस के पाटिल और अतुल्य घोष। इन चारों ने मिलकर इंदिरा को चुनौती दी और इन चारों का एक जैसा हश्र हुआ। 1971 में अतुल्य घोष भी अपनी सीट हार गए। बंगाल में इंदिरा की लहर ने उन्हें बहा दिया। अब एक पल के लिए रुकिए और इस बात को महसूस कीजिए। 4 ताकतवर नेता, 4 अलग अलग राज्यों के सबसे बड़े नाम, सब मिलकर एक महिला को रोकने निकले। एक ऐसी महिला जिसे उन्होंने खुद आगे किया था, और उस महिला ने चारों को एक ही झटके में घर बैठा दिया। यह सबक नोट कर लीजिए, जिसे आपने बनाया हो उसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी भूल होती है। नंबर 6, मोरारजी देसाई। और यहाँ कहानी एक मजेदार नया मोड़ लेती है। 29 फरवरी 1896 को जन्मे मोरारजी देसाई एक ऐसे नेता जो मानते थे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। 1966 में जब शास्त्री जी का निधन हुआ तो मोरारजी जी को पूरा यकीन था, अब मेरी बारी। लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा को आगे कर दिया। मोरारजी को मंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। अंदर से जन भूल गए लेकिन रहे। इंदिरा ने उन्हें वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जब 1969 में मतभेद बढ़े तो इंदिरा ने उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया। मोरारजी जी ने खुद इस्तीफा दे दिया
मोरारजी कांग्रेस ओ में चले गए। फिर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी। मोरारजी देसाई को गिरफ्तार किया गया और एकांत कारावास में रखा गया, एक पूर्व उप प्रधानमंत्री सलाखों के पीछे। लेकिन मोरारजी देसाई का यही अंत नहीं था। 1977 में जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए तो जनता पार्टी की जीत हुई और 24 मार्च 1977 को 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, उनकी सरकार सिर्फ 15 जुलाई 1979 तक चली। गठबंधन टूट गया, राजनारायण और चरण सेन ने साथ छोड़ दिया, मोरारजी को इस्तीफा देना पड़ा और 1980 में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से फिर सत्ता में आ गई। मोरारजी ने एक लड़ाई जीती लेकिन इंदिरा ने जंग जीती। नंबर 5, राजनारायण। यह नाम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बिल्कुल अलग जगह रखता है। राजनारायण समाजवादी नेता थे, मोटे, ऊर्जावान, बेबाक। इंदिरा गांधी उन्हें देखकर शायद हंसती होंगी। 1971 में वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बनकर रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ उतरे। इंदिरा ने उन्हें 1,11,810 वोटों के अंतर से हराया। राजनारायण को महज 71,499 वोट मिले। बुरी तरह हार गए लेकिन चुप नहीं बैठे। 27 अप्रैल 1971 को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा के चुनाव को चुनौती दी। आरोप था कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। 4 साल चला मुकदमा और 12 जून 1975 को जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया। पूरे देश में भूचाल आ गया। एक छोटे से नेता ने अदालत में देश की प्रधानमंत्री को हरा दिया था और इंदिरा ने इसका जवाब दिया। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। राजनारायण को उसी दिन जेल में डाल दिया, लेकिन 1977 में राजनारायण ने बदला लिया। रायबरेली में इंदिरा गांधी को 55,200 वोटों के अंतर से हरा दिया, उसी सीट पर जो इंदिरा की मानी जाती थी। तो फिर इनका नाम इस सूची में क्यों है? क्योंकि 1977 के बाद राजनारायण का सफर नीचे की तरफ गया। जनता सरकार में 1977-78 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, फिर जनवरी 1979 में कैबिनेट से बाहर। जनता पार्टी छोड़ी, 1980 में वाराणसी से हारे, धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। 31 दिसंबर 1986 को उनका निधन हो गया। एक नेता जिसने इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई जीती लेकिन खुद उतना बड़ा नहीं बन पाया। नंबर 4, हेमवती नंदन बहुगुणा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दमदार नाम। इनके बारे में एक बार किसी ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री बन सकते थे अगर पार्टियां ज़्यादा न बदलते। बहुगुणा 1973 में यूपी के मुख्यमंत्री बने, इंदिरा गांधी की पसंद से। लेकिन बहुगुणा ने एक ऐसी गलती की जो उस वक्त बहुत बड़ी थी। उन्होंने संजय गांधी की बात नहीं मानी। हुआ यह कि रायबरेली, इंदिरा की अपनी सीट, ये जिलाधिकारी का तबादला हुआ। नियमित तबादला था, लेकिन संजय गांधी ने कहा यह तबादला वापस लो। बहुगुणा ने मना कर दिया। सीधा संजय गांधी को ना कहने की कीमत चुकानी पड़ी। धीरे धीरे इंदिरा का भरोसा उनसे हटता गया। 1975 में बहुगुणा को सीएम पद से हटना पड़ा। इमरजेंसी के बाद 1977 में बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी। जगजीवन राम और नंदिनी सतपथी के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। यह जनता पार्टी में मिल गई। एक इतिहासकार ने लिखा, बहुगुणा और जगजीवन राम की पार्टी का जनता गठबंधन में जाना ही वो निर्णायक कारण था जिसने यूपी और बिहार में इंदिरा कांग्रेस का सफाया किया। जनता सरकार में बहुगुणा रसायन मंत्री और फिर चरण सिंह सरकार में वित्त मंत्री बने, लेकिन 1979 में वो वापस इंदिरा कांग्रेस में आ गए। 1980 में गढ़वाल से कांग्रेस के टिकट पर जीते। जो एक बार जाए और वापस आए उसकी राजनीतिक कीमत कम हो जाती है। विरोधियों ने उन्हें भारतीय राजनीति का नटवरलाल कहा। 25 अप्रैल 1919 को जन्मे बहुगुणा का 17 मार्च 1989 को निधन हुआ। नंबर 3 पर हैं देवराज उर्स। यह कहानी सबसे दिलचस्प है क्योंकि देवराज उर्स इंदिरा के दुश्मन नहीं, उनके सबसे पक्के साथी थे। 1969 में जब कांग्रेस टूटी, सिंडिकेट बनाम इंदिरा, तब देवराज उर्स ने इंदिरा का साथ दिया। अकेले कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस आर की नींव बचाई। 1972 में उनकी मेहनत रंग लाई। कर्नाटक में कांग्रेस आर ने 216 में से 165 सीटें जीती। उर्स मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कर्नाटक में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जबरदस्त काम किया, जमीनी सुधार किए, आर्थिक बदलाव लाए। इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा के साथ रहे, लेकिन 1978-79 में दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। इंदिरा अपने करीबियों पर भरोसा करने लगी जो उर्स को पसंद नहीं था। 1979 में उर्स ने कांग्रेस आई छोड़ दी। कांग्रेस उर्स कांग्रेस एस बन गई। उनके साथ कई बड़े नेता भी आए।
शरद पवार, AK एंटनी, यशवंत राव चौहान। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कर्नाटक में सिर्फ एक सीट मिली। उनके साथ आए ज्यादातर विधायक वापस इंदिरा कांग्रेस में चले गए। जनवरी 1980 में आर गुंडू राव कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। देवराज उर्स राजनीतिक रूप से अकेले पड़ गए। 6 जून 1982 को उनका निधन हो गया। जिसने इंदिरा की नाव बचाई थी, उसी नाव ने उन्हें डुबो दिया। नंबर 2 पर है नंदिनी सतपथी। यह नाम उतना मशहूर नहीं है जितना होना चाहिए। 9 जून 1931 को जन्मी नंदिनी सतपथी एक असाधारण महिला थी। ओडिया भाषा की लेखिका, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रहीं। 8 साल की उम्र में ब्रिटिश पुलिस ने उनकी पिटाई की थी क्योंकि उन्होंने यूनियन जैक उतार दिया था। यह सुनकर चौंक गए। अभी और चौंकाने वाली बात बाकी है। 1972 में वो ओडिशा की मुख्यमंत्री बनी। ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी की करीबी, कांग्रेस की वफादार। लेकिन धीरे धीरे केंद्र और राज्य के बीच खींचतान बढ़ने लगी। नंदिनी सतपथी का झुकाव उन नेताओं की तरफ था जो संजय गांधी के बढ़ते दबदबे से नाखुश थे। इमरजेंसी के दौरान 1976 में उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। 1977 में जब इमरजेंसी हटी, तब जनता सरकार के समय उन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने हर सवाल का जवाब देने से मना किया। उनके वकील ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत यानी आत्म अभियोग के खिलाफ अधिकार की दलील की। अदालत ने उनका पक्ष माना। यह मामला एक अहम कानूनी नजीर भी बना। 18 साल में जितने भी मुकदमे उन पर चले, सब में वो जीती। लेकिन राजनीति में जीत और अदालत की जीत अलग होती है। उनका करियर उस ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंचा जो उनकी काबिलियत के लायक थी। 4 अगस्त 2006 को उनका निधन हुआ। ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री जो इतिहास के पन्नों में दबी रह गई। और अब नंबर 1, राम सुभग सेन, बिहार के बड़े कांग्रेसी नेता। 7 जुलाई 1917 को जन्म। नेहरू सरकार में खाद्य और कृषि राज्य मंत्री, शास्त्री सरकार में रेल राज्य मंत्री, इंदिरा सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री, फिर संचार मंत्री और फिर रेल मंत्री, यानी 3 प्रधानमंत्रियों के अधीन मंत्री रहे। लेकिन फरवरी 1969 में इंदिरा ने उन्हें रेल मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। वजह, वो सिंडिकेट के करीब थे। 1969 में जब कांग्रेस टूटी तो राम सुभग सेन कांग्रेस ओ के साथ चले गए। और यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राम सुभग सेन भारतीय संसद के इतिहास में पहले आधिकारिक विपक्ष के नेता बने। 17 दिसंबर 1969 को लोकसभा में पहली बार कोई आधिकारिक नेता विपक्ष था और वो राम सुभग सेन थे। लेकिन यह गौरव भी ज़्यादा नहीं टिका। 1971 में कांग्रेस ओ का लोकसभा में सफाया हो गया, 16 सीटें। राम सुभग सेन का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। 16 दिसंबर 1980 को उनका निधन हो गया। राम सुभग सेन का नाम इस सूची में नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि इनकी कहानी उन सभी 9 नेताओं की कहानी का निचोड़ है। कोई किंग मेकर था, कोई राज्य का राजा था, कोई पार्टी का अध्यक्ष था, कोई उप प्रधानमंत्री था, कोई सीएम था, कोई मुकदमे में देश हिला देने वाला था। सबने इंदिरा से पंगा लिया और सबका एक जैसा हश्र हुआ। इंदिरा गांधी ने किसी को नहीं छोड़ा, ना पुराने दोस्त को, ना खुद के बनाए हुए को, ना ताकतवर सिंडिकेट को। भारतीय राजनीति में इससे बड़ा सबक शायद कोई नहीं।